पैन और आधार के उससे बन जाती है। मैं बता देती हूँ कैसे बनती है और बता भी देती हूँ कि डीएससी कैसे रजिस्टर होता है। सबसे पहले हमें साइनिंग इन पे जाना होता है और यहाँ पर रजिस्टर आता है, यहाँ पे लिखा हुआ, तो वहाँ पे हमें क्लिक करना है। अगर किसी पर्सन का डिन नहीं है तो हम उसकी रजिस्टर यूजर में बनाते हैं, और अगर जिसका डिन होता है, जिस पर्सन का डिन होता है, उसकी बिजनेस यूजर में बनती है आईडी। यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इंडिविजुअल। और अगर जिसका बिजनेस होता है उसमें ये सारी चीजें आती हैं। जैसे डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, यहाँ पे देखो डिन नंबर, पैन नंबर डालना होता है, मतलब आगे मोबाइल, ईमेल, ये सब, और फिर एक ओटीपी जाता है। फिर उसके बाद V3 आईडी जनरेट हो जाती है। और हमारा जो लॉगिन है जिस पे हम वर्क करते हैं उस पे मैं बता देती हूँ कैसे V3 आईडी पे डीएससी रजिस्टर करते हैं। V2 पोर्टल का तो पता ही होगा सबको। जब भी हम कोई बिजनेस यूजर वाली आईडी लॉगिन करते हैं तो एक ओटीपी जाता है मोबाइल या ईमेल पे। F4 सर्विसेज में जाके एसोसिएट डीएससी होता है, डीएससी सिस्टम में लगा के यहाँ पे एसोसिएट करके करना होता है। डिटेल में जा रहे हो, 4-5 पॉइंट लिखो कि फाइलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट। एलएलपी की जो कंप्लाइंस होती है, एनुअल कंप्लाइंस, उसमें 2 फॉर्म फाइल होते हैं। एक तो फॉर्म 11 और एक होता है फॉर्म 8। फॉर्म 11 की जो लास्ट डेट है वो है 30 मई, और जो फॉर्म 8 की लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर। ठीक है। और फॉर्म 11 में बेसिक चीजें ही आती है, डायरेक्टर की, डेजिग्नेटेड पार्टनर की डिटेल्स जो होती हैं। अटैचमेंट जाती है सर, एक अटैचमेंट जाती है। अटैचमेंट में बेसिक ही जाता है, जैसे कि शेयर होल्डिंग का जो होता है, कंट्रीब्यूशन अमाउंट वो, और एड्रेस वगैरह, डिन नंबर, ये सभी जाता है बेसिक। और फॉर्म 8 में बैलेंस शीट लगती है। और जो प्राइवेट लिमिटेड या सेक्शन 8 कंपनी के लिए आरओसी एनुअल कंप्लाइंस होती है, उसमें एजीएम कंडक्ट होती है। एजीएम की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 30 सितंबर। और उसमें 2 फॉर्म फाइल होते हैं हमारे, एक तो AOC 4 और एक होता है MGT 7। AOC 4 30 दिन में फाइल करना होता है, जो हमारी एनुअल एजीएम हमने दिखाई होती है, और एजीएम की डेट से 60 डेज के अंदर अंदर MGT 7 फॉर्म फाइल करना होता है। और जो सेक्शन 8 कंपनियां हैं उसमें MGT 7 के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो MGT 7A और एक होता है MGT 7। जो सेक्शन 8 कंपनी होती है उसके लिए MGT 7 जाता है, और जो प्राइवेट लिमिटेड होती है उसके लिए MGT 7A जाता है। अगर हम ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं कितने पर डे 100 रुपीज पेनल्टी जाती है आफ्टर ड्यू डेट। मैक्सिमम मैम बढ़ती रहती है, मतलब पर डे 100 डे वाइज जाती है, दोनों फॉर्म्स की। प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी और सेक्शन 8 में क्या डिफरेंस है? प्राइवेट लिमिटेड और सेक्शन 8 जो होती है वो हमारी चैरिटेबल हो जाती है, और जो प्राइवेट लिमिटेड होती है वो हमारी एक बिजनेस एंटिटी हो जाती है। और एलएलपी भी बिजनेस एंटिटी ही है, बट वो पार्टनरशिप में होती है एक तरीके से।
तो उस और जो LLP है उसमें कम कंप्लाइंस होती है एज अ प्राइवेट लिमिटेड या सेक्शन 8। तो ये अच्छा, ओपीसी मिलती है ना, तो उसमें क्या, उसमें भी ऐसी यही OPC की भी सेम कंप्लाइंस ही होती है एज अ प्राइवेट लिमिटेड, बट उसमें यह है कि एक पर्सन होता है। हाँ, OPC में 30 सितंबर से पहले पहले फाइलिंग करनी होती है उसकी ROC की। LLP में ड्यूल फाइल होता है? नहीं, सेक्शन 8 में? सेक्शन 8 और प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, इन तीनों में होता है। और जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर या फिर 90 डेज बाय मतलब EGM के अकॉर्डिंग हमें ADD 1 फाइल करना होता है। अगर नहीं करते तो फिर मतलब पेनल्टी भी एडिशनल फीस भी ऑडिटर अपॉइंट करना ही होता है। और एक फॉर्म और होता है प्राइवेट लिमिटेड के लिए होता है या फिर सेक्शन 8 जिसकी जो कैप मतलब सेक्शन 8 भी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, उसमें INC 20A भी फाइल करना होता है बिजनेस ऑफ कमेंसमेंट कि हमारा 180 डेज के अंदर हमें करना होता है ये फाइल, विद इन 180 डेज के अंदर अंदर। अगर 180 डेज पे भी हम फाइल करेंगे तो एडिशनल फी लेवी हो जाएगी। INC 20 में भी चेंज आ चुके हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि अब V3 पे शिफ्ट हो गया है वो फॉर्म। उसमें बैंक स्टेटमेंट लगती है और बैंक स्टेटमेंट में हमें मतलब शेयर डिपॉजिट जो करते हैं हम, शेयर अमाउंट वो दिखने चाहिए बैंक स्टेटमेंट के अंदर, और ऑफिस की फोटो भी आउटसाइड और इनसाइड चाहिए होती है। और अगर हम साइन बोर्ड नहीं बनाते अपने ऑफिस का तो उसके लिए भी अलग से पेनल्टी है। कितने की? सर पेनल्टी तो मुझे नहीं पता, मतलब मुझे याद नहीं है अभी। कितने के प्रीमियम? मिनिमम 25,000 तक विदाउट साइन बोर्ड? क्योंकि साइन बोर्ड बेसिकली कंपल्सरी होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस आपका परमानेंट यहाँ पे पेजेस तो नहीं दिखाया है, तो साइन बोर्ड नहीं लगाना भी अपने आप में एक नॉन कंप्लायंस है। और जैसे कि GST वगैरह हम फाइलिंग करते हैं प्रोप्राइटरशिप की या फिर अदर मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, तो हम उनको बता सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि आप मतलब अपनी जो वो बिजनेस जो आप कर रहे हो सोल प्रोप्राइटरशिप में या प्रोप्राइटरशिप में, तो आप एज अ प्राइवेट लिमिटेड या OPC प्राइवेट लिमिटेड बना के भी कर सकते हो। उसमें आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह हैं। इस तरीके से हम गाइड कर सकते हैं उनको। OPC में कितने पर्सन चाहिए? सर वैसे तो एक ही होता है, बट मैक्सिमम हम 15 डायरेक्टर्स उसमें रख सकते हैं। एक से बन सकते हैं? हाँ, एक से ही होती है अभी तो, और एक नॉमिनी बनता है। नॉमिनी कौन हो सकता है? नॉमिनी नहीं, माइनर तो नहीं होना चाहिए, बट कोई भी बन सकता है। और जो प्राइवेट लिमिटेड या सेक्शन 8 होती है उसमें मिनिमम 2 पर्सन्स चाहिए होते हैं। शेयर होल्डर हम जितने मर्जी रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं मिनिमम। मैंने कंपनी आज के डेट में इनकॉर्पोरेट करी, तो मेरे को ये सेपरेटली करना पड़ेगा, साथ में रहेगा बैंक सेपरेटली करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट काफी आ रहे हैं रजिस्टर। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो पैन और टैन रजिस्टर्ड ईमेल पे अपने आप ही चले जाते हैं, और ESI PF का लेटर भी जनरेट होके पहुंच जाता है रजिस्टर्ड। GST के लिए तो करना पड़ता है अप्लाई। GST के लिए अप्लाई इसमें मैंडेटरी या वॉलंटरी है। हाँ। इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन में अभी तक हम बिना GST सबमिट करे और नॉर्मल कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो यू कैन अप्लाई आल्सो फॉर एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन GST भी सबमिट कर सकते हैं। तो we can also get the GST at the same moment of incorporation. LLP के जो पर्सन्स होते हैं उनको भी हम डायरेक्टर्स बोलते हैं? नहीं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, क्योंकि ये पार्टनरशिप टाइप की होती है, तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं।
इसलिए हम डायरेक्टर नहीं बोल सकते उनको, पार्टनर ही बोलते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर। कंपनी में जैसे हम एमओए एओए होते हैं, तो हमारी एलएलपी के भी एमओए और एओए होते हैं? नहीं, उसमें एलएलपी एग्रीमेंट होता है। एलएलपी एग्रीमेंट में ही हमारे बिजनेस एक्टिविटी के जितने भी वो होते हैं वो उसमें मेंशन होते हैं। और मींस कि अगर मुझे एलएलपी के नेचर ऑफ बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है तो मुझे एलएलपी एग्रीमेंट से आई इजीली ट्रेस आउट। और अगर सेक्शन 8 में क्या बनता है? सेक्शन 8 में एमओए एओए दोनों ही होते हैं सेम, एज अ प्राइवेट, जैसे प्राइवेट लिमिटेड होती है ऐसे ही सेक्शन 8 के लिए भी सेम होता है। कॉर्पोरेट कर रहा हूँ तो उसमें नेम के बारे में क्या कहना चाहिए? क्या मैं इंश्योरेंस जैसा वर्ड, ब्रोकर जैसा वर्ड ऑटोमेटिकली इसमें मॉडिफाई कर सकता हूँ? नहीं, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स होते हैं जो हम यूज नहीं कर सकते, जैसे कि स्टेट, यूनियन वर्ड हो गया, कमीशन वर्ड हो गया, इस तरीके के कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो हम यूज नहीं कर सकते इन कॉर्पोरेट, जब हम नेम अप्लाई करते हैं तब। तो फीस क्या जाती है नेम अप्लाई की? नेम फीस क्या होती है? गवर्नमेंट फीस 1000 होती है नेम अप्लाई की। पूरे जैसे कोई भी इनकॉर्पोरेशन कराते हैं तो फीस टोटल गवर्नमेंट की कितनी है? मैम वैसे तो नेम अप्लाई 1000 का होता है, बट स्टेट के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है तो उसका अलग ही जाता है। तो वो मैं आपको मतलब एस्टिमेटेड बता दूं तो 2000 आप मान के चल लो। इसमें जैसे एडिशन ये भी है कि अगर हम अप टू 10 लाख सपोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो फॉर नेम अप्रूवल वी विल हैव टू पे अ चलान 1000। और जब आप इनकॉर्पोरेशन करते हो आई थिंक 143 मिनिमम स्पाइस पार्ट बी का जाता है, और स्टैम्प ड्यूटी का फिर मतलब हमारी कैपिटल के हिसाब से भी और स्टेट के हिसाब से भी फिर जाता है। जैसा अगर हम महाराष्ट्र की कंपनी बना रहे हैं या पंजाब की कंपनी बना रहे हैं तो सेम चार्ज देंगे? नहीं, अगर महाराष्ट्र की कंपनी है, इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड या सेक्शन 8 दोनों में 7000 टू 7500 समथिंग जाता है चलान। और पंजाब की अगर है हमारी तो उसमें सेक्शन 8 में तो हमें है, बट प्राइवेट लिमिटेड अगर हम बना रहे हैं पंजाब की तो 10,025 रुपीज का चलान जाएगा स्टैम्प ड्यूटी। इवन मैं 1 लाख रुपए या फिर कैपिटल 10,000 की रखूंगी तब भी इतना ही आएगा? नहीं, फिर तो और मिनिमम कैपिटल 1 लाख होती है ना, तो 1 लाख के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। बट अगर 10 लाख से अबव होती है कैपिटल तो उसका फिर जो स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट होता है वो फिर ज्यादा होता है स्टेट के हिसाब से और कैपिटल के हिसाब से। सेक्शन 8 पे कोई कैपिटल मैंडेटरी नहीं? सर मैंडेटरी तो नहीं है, बट मतलब मर्जी है आपकी, रख सकते हो आप, उसकी फीस बट फिर सर सेम ही होती है। हाँ, जैसे आप नेम अप्लाई करते हो, आपको पता है कि ये नेम रिस्ट्रिक्टेड है तो आप उस नेम को रख के अप्लाई नहीं करते हो, तो फिर भी नेम रिजेक्शन आते हो। मतलब जब हम नेम अप्लाई करते हैं ना तो वो पहले तो हमें पता नहीं चलता था जब V2 पोर्टल पे था, बट अब जब से V3 पे आया है ना तो वो जब हम नेम अप्लाई करते हैं तो वो नीचे ना एरर दे देता है हमें कि ये काफी सिमिलर है। तो ये मतलब अगर सिमिलर होता है ना तो फिर हम नेम अप्लाई करते नहीं है, बट अगर जैसे क्लाइंट बोलता है कि मेरे को तो यही नाम चाहिए तो उनकी उसके लिए हम कर देते हैं नेम अप्लाई। फिर वो रिसबमिशन अगर आ जाता है तो फिर रिसबमिशन रिमार्क के अकॉर्डिंग फिर हम सबमिट करते हैं। किसी नाम पे ट्रेडमार्क है जैसे वो नाम मुझे अप्रूव हो जाएगा? चांसेस होते हैं, बट ये नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि हो जाए, बट चांसेस होते हैं कि हाँ मिल जाएगा नाम। जीएसटी अगर किसी का है, अगर उसको कंपनी खोलनी है तो बहुत इजीली हो जाता है, बट ये मैं 100% नहीं बोल सकती कि क्योंकि मुझे नहीं पता ना एमसीए की साइट पर कौन अप्रूव कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो मैं श्योरिटी तो नहीं दे सकती। बट हाँ ये है कि 90% हो जाता है ट्रेडमार्क, और अगर हमारे पास जीएसटी सर्टिफिकेट है तो। पर जीएसटी में जो ट्रेड नेम वगैरह लेते हैं तो उसको तो कॉमनली ले लेते हैं। कॉमन ही लेते हैं मैम, बट जब रजिस्टर हो जाता है ना तो इजीली मिल जाता है। रजिस्टर नहीं होता है अगर क्योंकि जीएसटी में अगर हम कोई नेम होता है तो उसको हम उसमें चेंज भी कर सकते हो।
जैसे मैंने अगर क्या कहते हैं ABC इंटरप्राइजेस खोला, कल को मेरा दिल करता है कि मैं GST में ABC इंटरप्राइज XYZ एंटरप्राइजेस कर दूं, तो मैं चेंज कर सकती हूँ। बट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो है ना आपके पास वो इनको उसके बाद चेंज करो सर फिर उसमें नहीं जाएगा ना, प्राइवेट लिमिटेड में XYZ बोला इजीली मिल जाएगा ना, नहीं मिल इजीली का मींस प्रायोरिटी मिल जाएगी तुम्हें कि सेम नाम यूज कर रहे हो। मैंने यही बात बोली है ना आपको कि श्योरिटी तो नहीं दे सकती मैं, 100% नहीं बोल सकती कि मिल जाएगा, बट ये है कि हाँ आपको थोड़ा सा लीनियंसी हो जाती है। और किसी को कोई डाउट हो तो 1 लाख और प्राइस कैपिटल 1 लाख होती है, और पेटेंट कैपिटल के लिए आप 1 लाख से कम भी रख सकते हैं, बिकॉज जो प्राइवेट लिमिटेड इवन ऐसा इसका मतलब ये है कि पहले हमारा क्या था कि हमें ये था कि 1 लाख इज बीइंग ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल भी हमें 1 लाख रखनी है, ठीक है। लेकिन जो लॉ की प्रोविजन है कंपनी एक्ट 13 में ऑथराइज कैपिटल के ऊपर फोकस किया गया, तो 1 लाख शैल बी द मिनिमम कैपिटल। पेड अप कैपिटल बिल्कुल हमने Yes, sir. फॉर एग्जांपल मेरे पास है, मैं एक प्रोफाइल खोल के दिखाती हूँ, उसमें हाँ सेक्शन 8 कंपनी प्राइवेट कंपनी में भी है, प्राइवेट लिमिटेड की ये तो तुम प्लान कर सकते हो कि प्राइवेट लिमिटेड नॉर्मली बना तो लेते हैं लेकिन उनका अकाउंट ओपन नहीं होता, पैसे नहीं डालते उसमें, तो इससे बेटर है कि पेड अप कम हम यही करते हैं, हम क्लाइंट से बात करते हुए करते हैं कि कहीं अगर 1 लाख अगर क्लाइंट से बात करते हुए कहते हैं कि 1 लाख हमें रखनी है अपनी कैपिटल पेड अप भी, क्योंकि हम उनको बताते हैं कि ऑथराइज कैपिटल 1 लाख तो मैंडेटरी है, पेड अप में आप उससे कम भी रख सकते हो। तो बहुत से केसेस में इनकॉर्पोरेशन टाइम में हमने किया भी है इस दौरान। रूटन है, रूटन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके हम ऑडिट करते हैं, तो ऑथराइज कैपिटल इज 1 लाख और पेड अप कैपिटल इज 85,000। तो उसका मतलब ये है कि मैं 50-60 हजार या कम 1 लाख बिलो भी पेड अप कैपिटल रख सकते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक कंपनी हमने इनकॉर्पोरेट की थी, उत्तर प्रदेश की है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। कंपनी का नाम है एजल नेव डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, और इसकी जो कैपिटल थी ऑथराइज कैपिटल वो हमने 1 लाख रखी थी, और उन्होंने बोला था कि सबसे कम पेड अप कैपिटल रखनी है हमें, तो हमने 20,000 से पेड अप कैपिटल से उनकी कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी। ये रही यहाँ पर आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 1 लाख स्क्रीन का ऑथराइज कैपिटल है, इस केस में तो अकाउंट जो भी अमाउंट है पेड अप कैपिटल का वो अकाउंट में डिपॉजिट करना कंपलसरी नहीं होगा, तो कैश इन हैंड दिखा सकते हैं। नहीं कंपलसरी है, कंपलसरी 30,000 भी रखा, क्योंकि INC 20 में क्या है जो चेंजेस आए हैं MCA के बीबी पोर्टल पे, आप कैश वहाँ लिखते हैं, वहाँ स्पेसिफिकली उन्होंने टैबुलेशन दी है, मिनिस्ट्री कैसे ट्रेस आउट कर रही है कि भैया आप पागल तो नहीं बना रहे हैं, और क्या सर जो INC 20 का फॉर्म होता है ना, उसमें हमें बैंक का नेम, IFSC कोड और जिस डेट को हमने डिपॉजिट किया है वो डेट भी मेंशन करनी होती है, और अमाउंट भी मेंशन करना होता है कि कितना अमाउंट मेंशन किया है। यदि आपने मतलब विदिन 60 डेज होता है ना, विदिन 180 डेज 6 महीने के अंदर विदिन 180 डेज आपने डिपॉजिट ट्रैक पेड अप कैपिटल तो मतलब फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से। नॉन कंप्लायंस मतलब उसमें हम बिल्कुल नॉन में हम क्या करते हैं, जब बोर्ड रिजोल्यूशन लगाते हैं, बहुत सी कंपनी ऐसी होती है, 10 में से 4 कंपनी ऐसी होती है कि जिसमें उन्होंने 180 दिन के अंदर डिपॉजिट नहीं करी, शेयर एप्लीकेशन वाली, तो इन दैट केस जब हम INC 28 फिल कर रहे होते हैं, हम उसको 0 तक करते हैं, अमाउंट 0, और जहाँ वो डेट पूछता है वहाँ NA भी करते हैं, और हम उसमें लिखते हैं रिजोल्यूशन में क्या लिखते हैं कि विल डिपॉजिट द शेयर एप्लीकेशन फीस भी पे कर रहा है। बेसिकली वही है, रुपया का कहने का कंक्लूजन इस क्लास से ये होता है कि जब हम कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, हम अपने क्लाइंट को कंसल्ट करते हैं कि द फर्स्ट 2 प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स आते हैं। सभी लोगों ने, अभी रुपया ने बताया कि इनकॉर्पोरेशन जैसे हमने कंपनी कर ली, इनकॉर्पोरेशन के प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स उसके बारे में भी हमने समझा कि आधार कार्ड वाई इज बीइंग नॉट कंसीडर्ड एज अ एड्रेस प्रूफ, और इनकॉर्पोरेशन के बाद भी हम लोग कंसल्ट करते हैं क्लाइंट को कि देयर आर फर्स्ट 2 प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स। पहली INC 28, INC 20 होता है द सर्टिफिकेट फॉर डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
पहले क्या होता था कि आपने बोल दिया 10 लाख कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल है, कि भाई डिपॉजिट कर दी शेयर होल्डर्स ने, और सिर्फ ऑडिटर अपॉइंटमेंट होती थी विद इन 30 डेज बाय बोर्ड मीटिंग और 90 डेज बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बट नाउ मिनिस्ट्री कुछ ना कुछ चेंजेस कर रही है। अब उन्होंने कम से 2-3 साल से क्या कर दिया, INC 28 पहले नहीं था वहाँ, उसने कहा कि 180 दिन के अंदर आपको फाइल करना है, और जो आपकी सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब एप्लीकेशन मनी है उसका आप प्रूफ लगा के और वो फाइल करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आप अगर आप शेयर कैपिटल जितनी भी दिखा रहे हैं जिस कंपनी की, तो द शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द शेयर एप्लीकेशन मनी into the company's bank account within 180 days from the date of incorporation. It means if the company doesn't comply with this compliance, then they need to be pay a penalty. और penalty कैसे लगती है? Day wise. ठीक है रूल, up to 30 days क्या होता है? 2 times of the normal fee. It means जहाँ मेरी authorized capital 1 लाख है, तो वहाँ मेरा 300 का चलान जाता है। अब आ जाते हैं कि कंपनी ने 30 days डिले कर दिया, तो इट मीन्स 2 times ऑफ नॉर्मल फीस डे वाइज लग रही है। 30 to 60 days 4 times, और इस तरीके से क्या होता है 4 times, 6 times, 10 times, 12 times, मैक्सिमम पेनल्टी 12 times ऑफ द नॉर्मल फी। इट मीन्स INC 28 के अंदर डे वाइज पेनल्टी लगती है। लाइकवाइज जैसे ही आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, उसके बाद होता है ऑडिटर अपॉइंटमेंट, कि द कंपनी हैज टू अपॉइंट द फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन द कंपनी within 30 days by board meeting or 90 days by extraordinary general meeting. If the company doesn't comply with this compliance, तो वही रेगुलर डे वाइज कंप्लायंस की पेनल्टी लगेगी। नॉर्मल फी 300, डिपेंड्स ऑन कैपिटल। अगर आप कहते हो कि प्रियंका 10 लाख कैपिटल है या 15 लाख है, तो नॉर्मल चलान 300 का नहीं जाएगा, हमारी शेयर कैपिटल पे बेस करता है व्हाट शुड बी द नॉर्मल फी। और लाइकवाइज इन INC 28 30 डेज डिले होगा तो 2 times ऑफ द नॉर्मल फी, 30 to 60 डेज डिले होगा तो 4 times, 6 times, 10 times, 12 times। तो इसका मतलब ये कि 20A एंड द EDT 1 हमारी डे वाइज पेनल्टी में है या GST में है या TDS या इनकम टैक्स एक्ट, कंप्लायंस करनी थी, जो टाइमलाइन दे रखी है विदिन 180 डेज या विदिन 30 डेज बाय बोर्ड मीटिंग और 90 डेज बाय EGM। आपने वो कंप्लायंस डिले करी, जैसा कि सर ने पूछा कि बैंक का अगर कैपिटल डिपॉजिट ही नहीं करी है फिर क्या होगा, जीरो एक्सेप्ट कर लेता है, कर लेगा। आपने एडिशनल फीस पे करके फॉर्म पे फाइल कर दिया, ठीक है, फॉर्म आपने कंप्लायंस तो करी लेकिन नॉन कंप्लायंस तो कर दी ना, आपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग तो करी नहीं। इसका मतलब जो मिनिमम पेनल्टी 25,000, तो 25,000 यहाँ पेनल्टी सिर्फ कंपनी को नहीं लगेगी, ऑन द कंपनी इन एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये है कि 25,000 मिनिमम पेनल्टी और कंपनी पे लगी हो रही है, तो अगर 2 डायरेक्टर है या 3 डायरेक्टर है तो 25,000 की पेनल्टी डायरेक्टर्स पे भी आएगी। 23-24 फाइनेंशियल ईयर का 30th मई फॉर्म 11 एनुअल रिटर्न, जैसे मैंने आपको बताया। फॉर्म 8 में जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि उसमें क्या होता है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। सर ने एक चीज और पूछी थी कि क्या उसमें EDT 1 की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं, लेकिन उसमें एक चीज बोली गई है बहुत अच्छी, कि जैसे क्या होता है कि कंपनी के अंदर तो स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी होता है, ठीक है, टैक्स ऑडिट अलग चीज हो गई क्योंकि वो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस में बात करते हैं। LLP के अंदर LLP ऑडिट रिपोर्ट कब बनेगी, जब 40 लाख से टर्नओवर एक्सीड करती है। इन दैट केस हम लोग जब फॉर्म 8 फाइल करते हैं तो LLP ऑडिट रिपोर्ट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगाते हैं। इसका मतलब कि अगर हमारे कुछ क्लाइंट्स जो हैं जिनकी 40 लाख से टर्नओवर नहीं है, तो इन दैट केस ऑडिटर अपॉइंटमेंट का तो है ही नहीं, क्योंकि LLP के जो रूल्स फॉलो करते हैं वो पार्टनरशिप फर्म की तरह LLP रूल्स 2008 की बात करती है वहाँ पर। तो वहाँ पर ये हो गया कि जब LLP में 40 लाख टर्नओवर बिलो है, इन दैट केस यू नीड टू पंच द डिटेल्स ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप बनाते हैं, और वही उसकी अटैचमेंट लगा के जाती है। उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ही अपना सर्टिफिकेशन करते हैं, विनायक सही बोल रही हूँ, ठीक है। और जहाँ अगर जैसे निर्गुण है हमारे क्लाइंट 40 लाख से टर्नओवर इंक्रीज है, इन दैट केस वी अटैच योर LLP ऑडिट रिपोर्ट along with financial statements, ठीक है। अब बात आती है जैसे LLP के लिए भी कह लो या कंपनी के लिए, तो भैया आपने बताया कि कंपनी के केस में AOC 4 MGT 7A जाता है। AOC 4 क्या होता है, यहाँ फॉर्म 8 को सब्स्टिट्यूट करता है कंपनी के केस में
AOC4। AOC4 में हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाती हैं, जो हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाते हैं। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कि कितना प्रॉफिट हमने अटेन किया है, या हमारी कंपनी में ऑडिटर क्या है, या हमारी डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या क्या बताती है कि ऑडिटर कौन है हमारी कंपनी में, CSR की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है, किसी डायरेक्टर ने रिजाइन किया है या अपॉइंट किया है, नेचर ऑफ बिजनेस यू कैन ऑल्सो ओवरव्यू इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ठीक है, डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन इस साल कुछ पे हुआ है तो उसमें भी डिस्क्लोजर जाता है। कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है डायरेक्टर का कंपनी के अलावा, दैट विल आल्सो डिस्क्लोज इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तो AOC4 के अंदर क्या अटैचमेंट जाती है, द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, दीज टू अटैचमेंट्स आर मैंडेटरी इन AOC4। अब बात आती है NGT 7A। 7A है या 7, इट शैल बी कॉल्ड एज एनुअल रिटर्न। 7 इज अ एनुअल रिटर्न। तो कंपनी के अंदर क्या होता है, NGT 7 और 7A, उसमें क्या जाता है, जैसे मैंने आपको बताया डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल भी, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन डन बाय द पार्टनर्स इन द LLP। लाइकवाइज कंपनी के केस में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, तो वो डिस्क्लोजर जाता है लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर। लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर हम अटैचमेंट लगाते हैं NGT 7A के अंदर। एक छोटा सा आपको और इसमें एडिशन करूंगी, स्मॉल कंपनी होता है, नॉन स्मॉल कंपनीज होता है। रुकैया मैम ने NGT 7 का जिक्र किया था, ठीक है। तो स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनीज कहलाती हैं कि जहां पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम होती है, या एंड टर्नओवर 40 करोड़ भी ना है, सही कह रही हूँ, ठीक है। तो इट मीन्स कि स्मॉल कंपनी जहां पेड अप कैपिटल इज लेस देन 4 करोड़ एंड the turnover is below the 40 crore, it shall be called as small company। उस केस में क्या होता है कि जहाँ मेरी स्मॉल कंपनी है वहाँ मेरा फॉर्म NGT 7A जाता है, जहाँ पे सिर्फ डायरेक्टर सर्टिफिकेशन करते हैं कि हम भाई एनुअल रिटर्न जा रही है कंपनी की तरफ से, उसमें जो ऑथराइज डायरेक्टर होते हैं उनका डिजिटल सिग्नेचर अटैच करके हम V2 पोर्टल पे फाइल करते हैं। एक रुपया मैम V2 और V3 पोर्टल का जिक्र कर रही थी, ठीक है। अब हम लोगों को तो नहीं पता कि V2 और V3 पोर्टल क्या होता है। तो होता क्या है, फर्क ये आया, MCA की डैशबोर्ड है, तो जैसे रुकैया मैम ने जो डैशबोर्ड ओपन किया था वो V3 पोर्टल का है। हुआ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने क्या किया कि पहले हमारे सारे फॉर्म जो थे ऑफलाइन फाइल होते थे। ऑफलाइन जैसे आप GST का लॉगिन कर लेते हैं, हमने MCA की साइट खोली, अपना लॉगिन किया एंड जो भी फॉर्म फाइल करना है अपलोड द फॉर्म एंड पे द फीस, ठीक है। V3 पोर्टल का क्या फर्क है, V3 पोर्टल का है मतलब कि जहाँ पर ऑनलाइन ही हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। LLP के केस में हम MCA V3 पोर्टल का यूज करते हैं। इट मीन्स कि चाहे आप, जैसे मैम ने रुकैया ने इनकॉर्पोरेशन की बात करी, तो इनकॉर्पोरेशन की सारी जो फाइलिंग्स होती हैं वो MCA के V3 पोर्टल पे होती है, और LLP में फॉर्म 8 और फॉर्म 11 दैट शैल आल्सो बी फाइल ऑन ऑनलाइन पोर्टल। इसका मतलब ये कि जो हमारा MCA का V2 पोर्टल है तो वहां पर हम LLP के फॉर्म 8 और फॉर्म 11 अब फाइल नहीं करते। बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं MCA के पोर्टल पे। लाइकवाइज AOC4 और NGT 7, जैसे हम बात कर रहे थे कि AOC4 और NGT 7 कंपनी में एनुअली फाइलिंग्स जाती हैं, तो वो हमारा फॉर्म MCA के V2 पोर्टल पे। V2 पोर्टल बस हम इतना समझ लें कि ऑफलाइन पोर्टल है, और V3 पोर्टल की जहाँ पर जैसे कि रुकैया मैम को डायरेक्टर डिजाइन करने हैं, अपॉइंट करने हैं, अग्रवाल टेक्सकॉन के डिजाइन अभी मैम ने करवाया था, अपॉइंटमेंट करवाया था, तो MCA के V3 पोर्टल पे यूज किया था, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होना है फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, तो कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स और फाइलिंग्स उन्होंने सारी की सारी V3 पोर्टल पे शिफ्ट कर दी। डायरेक्टर का KYC भी इवन हम V3 पोर्टल पे करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ हम AOC4, NGT 7 और उसी के लिए बस V2 पोर्टल यूज करते हैं। उसके अलावा हमारी सारी फाइलिंग शिफ्ट हो गई है V3 पोर्टल पे, जिसके लिए हमने एक रिक्विजिट लॉगिन ID पासवर्ड बनाया हुआ है। जैसे मैम ने बताया कि V3 पे हम डायरेक्टर्स की ID बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो हम फॉर्म अपलोड करते हैं, जिस पोर्टल पे ऑनलाइन हम कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ID बनाते हैं। मतलब कितना सिंक्रोनाइजेशन है, डायरेक्टर्स का डेटाबेस उठा रहे हैं वो हमसे, मोबाइल, ईमेल ID सब उनकी जा रही है हमसे, क्योंकि डायरेक्टर जब V3 ID बनाई उस पर DSC सर्टिफाई हो गए, तो डायरेक्टर का एड्रेस है, मोबाइल है, ईमेल है, सारी इंफॉर्मेशन चली गई पोर्टल पर।
ठीक है, तो कोई भी जब ऑनलाइन हम फॉर्म डाउन अपलोड करते हैं वो हमारा तभी होगा जब उस पर्टिकुलर V3 आईडी पे हम DSC रजिस्टर करके और फाइल करेंगे। 100 रुपीज पर डे। AOC 4 और NTT 7 के केस में ड्यू डेट ऑफ AGM होती है 30 सितंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि अभी हमारा 31 मार्च ओवर हुआ है, तो 30 सितंबर शैल बी द ड्यू डेट ऑफ AGM। क्योंकि क्या कहता है कंपनीज एक्ट कि द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन AGM विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो होता क्या है, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करी रुपया मैम ने, तो फर्स्ट AGM क्या होती है, हम फर्स्ट AGM 9 मंथ्स की होती है। इसका मतलब ये है कि अगर एजल प्राइवेट हमारी कंपनी बनी है, 23-24 में कंपनी बनी, तो उसके लिए 30 सितंबर 2024 ड्यू डेट नहीं होगी, उसके लिए होगी विद इन द कंपनी शैल रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द फर्स्ट AGM विद इन 9 मंथ्स आफ्टर द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इट मींस क्या हो गया कि जहां 30 सितंबर क्या है, सब्सिक्वेंट AGM की बात करता है, 30 सितंबर जो ड्यू डेट बताई गई है वो सब्सिक्वेंट AGM के लिए है। फर्स्ट AGM हमारी जो होती है विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ आफ्टर द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब मैंने अभी जो कंपनी अगर बनाई 23-24 में, तो उसके लिए ड्यू डेट क्या हो गई, 31 दिसंबर। और एक छोटी सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है, जब हम उस चीज का हमें बहुत ध्यान रखते हैं एनुअल फाइलिंग्स में, सबसे बड़ा कंपनीज एक्ट के अंदर फेलियर AGM का माना जाता है। जब आप लोग डेटा फाइनलाइज करते हैं, ऑडिट करते हैं और हम उसकी एनुअल फाइलिंग्स कर रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा जो जुर्म माना जाता है, मतलब ठीक है 20A फाइल नहीं किया, ठीक है ऑडिटर अपॉइंटमेंट नहीं करी या कुछ और फाइल नहीं किया, AGM अगर आपने गलत कंडक्ट करी है कंपनी में, तो सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है अंडर सेक्शन 96। तो हमें प्रोविजंस को बहुत ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना होता है कि क्या हमारी ड्यू डेट ऑफ AGM हमें रखनी है, उसमें कितना गैप होना चाहिए। 4 मीटिंग्स कंपलसरी है 1 साल में कंपनी के लिए, 4 बोर्ड मीटिंग कंपलसरी है, या हम कैलेंडर ईयर में 6 महीने में एक मीटिंग दिखा सकते हैं या 6 महीने में दूसरी मीटिंग दिखा सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं कि जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर हमने स्मॉल कंपनी में अगर इन सब चीजों में गलती करी कंपनी ने, तो कंपनी पे तो पेनल्टी लेवी हुई सर, अदर देन कंपनी के अलावा डायरेक्टर्स पे भी ईच इसका रेपरकशन हुआ। थैंक यू। एंड इन एडिशनली विनायक कुछ ऑडिट के पॉइंट्स बताएंगे अब, जिससे कि हमें इस समय समझ में आए। हमारी ऑडिट टीम भी बैठी है, तो विनायक प्लीज एक बार आइए। तो नहीं, वैसे जनरली कितनी देर तक बैठ सकते हो, क्योंकि ऑडिटिंग तो ऐसा है कि सब कुछ कवर कोऑर्डिनेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम थोड़ा सा बेसिक सा ब्रीफ दे देते हैं। जो पर्सन एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं डेटा फाइनलाइजेशन के लिए या फिर GST रिटर्न्स के लिए या फिर इनफैक्ट इवन एनुअल फाइलिंग के लिए, तो नेचुरल सी बात है पूरा शब्द होता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। अगर आप किसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हो तो वो उस अल्टीमेट यूजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एश्योरेंस दे रहे हो कि भाई जो भी मैं डेटा आपको दे रहा हूँ, टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी, उसके इवेंट्स, उसके ट्रांजैक्शन जो भी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हुए उसकी समरी है। तो अब नेचुरल सी बात है ऑडिट किस किस की हो सकती है। सबसे पहले लोएस्ट लेवल से चालू करते हैं, इंडिविजुअल ले लीजिए, पार्टनरशिप ले लीजिए। तो उनकी ऑडिट अगर होगी तो ITR की ड्यू डेट हमारी हमेशा 31 अक्टूबर रहेगी, जिनकी भी ऑडिट होनी है। थ्रेशहोल्ड लिमिट की बात करें तो जहां पे भी 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर जा रहा है, वहां पे आप सबसे पहले ये चेक कर लो कि कैश की ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं। कैश ट्रांजैक्शन डिवाइडेड बाय टोटल ट्रांजैक्शंस, अगर वो 5% से ज्यादा जा रहा है, चाहे फॉर रिसीट्स चाहे फॉर पेमेंट्स, और इट इज कंप्लीटली मैंडेटरी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अगर उससे कम है तो उसके बाद आपको ये चेक करना है क्या 10 करोड़ से भी उसका ऊपर टर्नओवर है। अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो श्योर आपको कंडीशन भी चेक नहीं करनी है, आपका ऑडिट होगा ही होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अगर 1 से 10 करोड़ के बीच में है तो आपकी ऑडिट होना इज डिपेंडेंट अपॉन योर नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। सिंपल सी बात है, अगर लिमिट भी याद नहीं करनी, लॉजिकली सोच लो 1 से 10 के बीच में बस वो रिस्क देखना चाह रहे हैं कि भाई कैश में ज्यादा हो रहा है तो तुम्हारी रिस्क ज्यादा है, तुम्हारी ऑडिट करनी पड़ेगी। अब 133 या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन का आ जाता है इनकम टैक्स से कि इसकी आप दे दीजिए, अफजल को पता ही है, ठीक है।
तो जैसे फॉर एग्जांपल 20 का एग्जांपल दे रहा हूँ, एक हाई सी सेल्स ट्रांजैक्शन पे एक हमारी कंपनी है, उसका टीडीएस कटा हुआ है। अब वो मेरी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि वो हाई सी सेल्स ट्रांजैक्शन, एक जगह से मैंने परचेज करी तो दूसरी जगह मैंने सेल्स कर दी, वो आपस में क्लैश हो गए तो जीरो हो गए, बट मैं टर्नओवर का पार्ट उसको नहीं मान सकता। तो वहां पे मेरे को याद रखना मैं उसका टीडीएस ही क्लेम नहीं करने वाला, ताकि वो मेरी ग्रॉस रिसीव्स का भी पार्ट ना बने। ये हो गया। टर्नओवर के बाद अदर इनकम आती है। मिसलेनियस इनकम में ज्यादा कुछ ध्यान रखने का बस यही है कि मान लो अगर आपकी 100 की टोटल टर्नओवर है, जहाँ पे भी 10 या 15 से ज्यादा आपकी अदर इनकम जा रही है, तो मेक श्योर कि वो बिजनेस से ही रिलेटेड हो। कोई फ्रेट इनकम हो गई अगर मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर इंटरेस्ट इनकम हो गई कि वो सरप्लस फंड्स अपने कई एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, उतना चलेगा। बट अगर 20, 25 या 30, 40% आप अदर इनकम में दिखा रहे हो तो हैव अ सॉलिड रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, पहले चीज मैं कहूँगा आप ऑडिटिंग कर रहे हो। आपको थोड़े रेशियो वाइज एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि क्या मेरी कोई वैल्यू जो वो सेंस बना रही है नहीं बना रही है। अगर मेरी पिछले साल कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स, मतलब कॉस्ट रेशियो मेरा 50% था, इस बार ऑल ऑफ अ सडन 90% हो गया, तो वहां पे चांसेस हैं कि एक बार को इनकम टैक्स में भी अगर आपका आ गया तो वो पूछ सकता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। और आजकल तो डेफिनेटली चांसेस है, जब एआई बेस्ड रिस्क असेसमेंट हो रही है, आपके एनालिसिस हो रहा है, तो ऐसे आपके पास नोटिस भी आ सकते हैं। इनकम का पार्ट कवर हो गया, एक्सपेंडिचर पे आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर में मेजर तो आपके परचेज हो गए। परचेजेस आपके परचेज इनवॉइसेस जीएसटी पोर्टल के 2B में उसका इनपुट आया नहीं आया, वहां से रिकंसिलिएशन करना। एक्सेस क्लेम करा तो क्या पिछले साल का है या फिर आगे जाके मैं उसको रिवर्स करूंगा, उसके एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी होना। देन इन्वेंट्री में चेंज आ रहा है। अब इन्वेंट्री पे कभी कभी हम ध्यान नहीं देते कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या जा रहा है, कितनी इन्वेंट्री सेट करनी है या फिर एक्चुअली में क्लाइंट के पास रिकॉर्ड्स है। क्योंकि अल्टीमेटली बेसिक सा एग्जांपल, आपके हाथ में इन्वेंट्री है तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट उसका मान लो अगर 18% आपका एवरेज इनपुट टैक्स क्रेडिट आता तो उतना आपके क्रेडिट लेजर में भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है कि आपके हाथ में इतनी सारी इन्वेंट्री या फिर इतनी कम इन्वेंट्री कैसे है, क्या आप प्रॉफिट मैनेज कर रहे हो या क्या रीजन है। तो इन्वेंट्री लेवल्स पे आ जाता है। अगला आपका आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अगर आप कोई एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहे हो, कोई बेनिफिट दे रहे हो, तो उससे रिलेटेड क्या आपके पास पे स्लिप्स हैं, क्या उस पर ESI PF आपका अप्रोप्रिएटली डिडक्ट हो रहा है, क्या एप्लीकेबिलिटी बनती है नहीं बनती है। ESI में आई थिंक 10% का होता है, NPF में 20% के बाद उसकी लिमिट एप्लीकेबिलिटी चालू होना होती है। 20,000 से ऊपर की सैलरी है तो उसका PF डिडक्ट होना मैंडेटरी नहीं है, अगर होगा भी तो एक फिक्स हो जाएगा, उससे ज्यादा परसेंटेज पे नहीं कटेगा। तो वो सारी चीजें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में चेक करनी जरूरी रहती है। अगला आपका आ जाता है तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। उसमें बेसिकली अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपके पास ई-वे बिल होना चाहिए। उसका अगर जैसे कार है तो वहां पे आपको एक तरफ GST का चेक करना है कि मैं उसका कहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ, और एक जगह इनकम टैक्स में ये चेक करना है कि भाई अगर मैंने कोई माल बाहर से इम्पोर्ट करा है तो उसकी जो कस्टम ड्यूटी है वो मेरी फिक्स्ड एसेट का पार्ट होना चाहिए, रादर देन मैं उसको सारा का सारा P&L में डाल दूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी इसी साल बनी, उसके ऑपरेशन सेट करने के लिए मैंने 1 करोड़ की मशीनरी इम्पोर्ट करी जिसको 18 लाख की कस्टम ड्यूटी पे कर दी। वो 18 लाख का आपने सीधा P&L में डाल दिया तो लॉजिक ही नहीं बना। उसकी तो कॉस्ट उल्टा 10 साल बांटते हुए 1,80,000 करते हुए P&L में फ्लो होनी चाहिए थी। तो वो सारी चीजों का ध्यान रखना कि आप वैल्यू सेंस बना रही हैं। अगेन पॉइंट वहां पे याद आता है। अगले हो गए अदर एक्सपेंसेस। यूजुअली यहाँ पे चीजें होती हैं जो कि लोग खेलते हैं अदर एक्सपेंसेस में, तो वहां पे भी आपको डिपेंड करता है कि क्या अदर एक्सपेंसेस आपके ओवरऑल एक्सपेंस के परसेंटेज से कितना कंपेयर करके आ रहे हैं। बेसिकली अकाउंटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ऑडिट फीस आपका यहाँ पे डिक्लेयर जब होता है, कोई भी ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, एनी अदर एक्सपेंस व्हिच डज नॉट फॉल इन अदर हेड्स, वो आपका यहाँ पे जाके डिक्लेयर होगा। उसके बाद इतने से तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स की कैलकुलेशन के लिए वंस अगेन एज एन ऑडिटर आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मेरी कंपनी है तो उन्हें इफेक्टिव रेट मेरा 25% प्लस 4% से इफेक्टिव टैक्स रेट 26% रहेगा। अगर मेरी LLP है तो उसमें मेरा 30% ही रहेगा। एंड सिमिलरली अगर मेरी प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें अब तो न्यू टैक्स स्लैब, ओल्ड टैक्स स्लैब में सैलरी, इनकम सब कुछ आ जाता है, तो वहां पे वो सब चेक करना। एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं बताऊं कि आपको कैसे ऑडिट को अप्रोच करना चाहिए। अगर एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली आप ऑडिट कर रहे हो तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स का दिमाग रखो कि भाई मैं सेल्स में से जा रहा हूँ, एक्सपेंसेस में से जा रहा हूँ, TDS कट हुआ है नहीं हुआ है, क्या मेरा इस पे अगर इनकम पे TDS डिडक्ट होना चाहिए तो क्या मैंने उसको रिकॉर्ड करा है, मेरे 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट हुआ है, क्या मैंने इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन करी है वो एज पर दी करंट इनकम टैक्स प्रोविजन इन फाइनेंस एक्ट हो रही है नहीं हो रही है मैच। तो ये पहले आप इनकम टैक्स वाला दिमाग रखो। उसके बाद आप TDS पे शिफ्ट हो जाओ कि भाई ये मैं खर्चे स्क्रूटिनाइज कर रहा हूँ, क्या मेरी कंपनी ने इस जैसे केशव ने क्लास ली थी 194J, अगर मेरा 30,000 से ज्यादा का एक पर्टिकुलर खर्चा हुआ, क्या मैंने उस पर TDS डिडक्ट करा है।
टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो क्या उस पर टीडीएस पे करा है, टीडीएस पे करा है तो क्या लेट करा है तो उसकी इंटरेस्ट पेनल्टी गई है नहीं गई है, कि कल को 5-6 साल बाद उठ के मेरा केस आया है कि भाई आपने पेनल्टी पे नहीं करी, इंटरेस्ट पे नहीं करा, अब कर दो। एक बार इनकम टैक्स और टीडीएस से बाहर आ गए, अब जीएसटी पे आप जंप कर जाओ, क्या मेरी सेल्स रिकंसाइल हो रही है मेरे पोर्टल पे से या नहीं, क्या मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो क्लेम किया वो मेरे 2B में रिफ्लेक्ट हो गया नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो क्या सप्लायर्स के साथ में फॉलो अप कर रहा हूँ प्रॉपर कि भाई मेरा सितंबर या नवंबर से पहले दिखा देना, क्योंकि उसके बाद आ भी गया तो मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा उसके। क्या हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि यार ये तो पीएनएल वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आप क्रेडिटर्स पे जंप करोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या मेरी पेमेंट्स फॉर जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर्स विद इन 180 डेज डिसबर्स हो गई है या नहीं हुई है, क्योंकि अगर आपने 180 डेज के अंदर डिसबर्स नहीं करा तो वहां पे रूल कहता है कि आप इनपुट को रिवर्स करो, फिर व्हेन यू एक्चुअली मेक दैट पेमेंट उसको रिक्लेम बैक करो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो एक तरीके से आपने इंटरेस्ट फ्री लोन गवर्नमेंट से उठा लिया था, उस पर अब इंटरेस्ट पे कर दो, 18 नहीं तो 28% कर दो, बट एक ना एक रेट पे तो डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा। तो वो जीएसटी का पोर्शन चेक कर लिया आपने क्या मैं, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सर्टेन हमारे क्लाइंट्स है जिनकी एग्जेम्प्ट, पहले एग्जेम्प्ट सर्विसेज की बात करते हैं क्योंकि एग्जेम्प्ट सर्विसेज होती हैं, एक न्यूआंस सा केस है, जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जेम्प्ट और निल रेटेड गुड्स में फर्क क्या होता है। जीरो रेटेड सप्लाई होता है तुम्हारी पूरी की पूरी सप्लाई चेन पे ही जीरो रेट टैक्स है, मतलब तुम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर रहे हो ना तो तुम उसका रिफंड मांग सकते हो। तो मतलब अगर तुम कोई भी एग्जेम्प्ट तुम कोई भी सप्लाई और सर्विस अंडर एलयूटी कर रहे हो तो उसमें तुम सारा का सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड मांग सकते हो, बट एग्जेम्प्ट या निल रेटेड तुम्हारी कोई सप्लाई है तो उस पे तुम्हारा पूरी की पूरी सप्लाई चेन टैक्स रेट से सफर करेगी, उसमें तुम्हें अपना क्या करना होगा, अपना आईटीसी ही रिवर्स करना है। एग्जांपल देता हूँ, तुमने मान लो 1 लाख की परचेज करी, उस पर 18,000 का तुमने जीएसटी पे करा, इनपुट टैक्स क्रेडिट में मैं मान के चलो तुमने 18,000 का क्लेम कर लिया, तुम्हारे क्रेडिट लेजर में वो फ्लो हो गया। पहला केस तुमने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करी अंडर एलयूटी, मान लो 2 लाख की, वहां पे तुमको 18,000 का रिफंड मिल जाएगा बिकॉज वहां पे वो जीरो रेटेड सप्लाई है, वहां पे यू क्वालिफाई अंडर रिफंड फॉर दैट पर्टिकुलर आईटीसी। बट अगर तुमने कोई निल रेटेड सप्लाई करी या एग्जेम्प्ट गुड्स की सप्लाई करी, फॉर एग्जांपल मैम मेडिसिन आई थिंक हो गया, तो मान लो उसकी सप्लाई करी, तो वहां पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना 3B फाइल करते हुए -18,000 फिगर डेलिबरेटली लिखना है कि मैं इतना इनपुट रिवर्स कर रहा हूँ, क्योंकि वो तुम्हारा सफर करता है उस टैक्स रेट से। इधर केस क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल करना पड़ेगा, अभी नहीं करा तो अगली वाली अप्रैल में करना है, क्योंकि इसके भी जीएसटी नोटिस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ रहे हैं और उनके लिए काफी आसान है क्योंकि तुम GSTR 9 फाइल करते हो। यहाँ पे मतलब काफी सारी चीजें लिंक होके एक साथ आ जाती हैं कि GSTR 9 में फाइल करा, उसकी यहाँ पे आ गई, ये क्या हुआ, 3B में रिवर्स करना होता है। अल्टीमेटली वही है कि मतलब पहले इनकम टैक्स दिमाग रखा, उसके पर्सपेक्टिव से सारी चीजें स्क्रूटिनाइज करी, फिर टीडीएस के पर्सपेक्टिव से स्क्रूटिनाइज करी, एक्सपेंसेस पे टीडीएस डिडक्ट हुआ नहीं हुआ, क्या मेरा 26 डेज में सारा टीडीएस रिफ्लेक्ट हुआ नहीं हुआ, उसके बाद जीएसटी का दिमाग लगा, उसके बाद फाइनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर इन एमसी, ये कंपनीज के लिए रिस्पेक्टिवली चीजें थोड़ी नोट कर लेना, जो भी कंपनीज की ऑडिट करने वाले उसमें कुछ कुछ डिटेल्स स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे डिटेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड एक्सपेंडिचर बोथ इन यूएसडी एंड इन आईएनआर टर्म्स, ये आपके पास होने चाहिए क्योंकि ये आपके AOC 4 में जाता ही जाता है। इससे से रिलेटेड आप पहले ही रेम्यूनरेशन की डिटेल्स भी डिसाइड करके रखो। हाँ, और एजिंग का पार्ट आता है अगला कि क्रेडिटर्स एंड डेटर्स की एजिंग क्या चल रही है, कौन से ऐसे क्रेडिटर्स है जो मोर देन 60 डेज आउटस्टैंडिंग है, 60 to 90, 180 डेज, उसमें भी क्या MSME है या नॉन MSME है, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस अब पता चले जब MSME फाइलिंग के लिए हम लोग डेटा मंगवा रहे हैं। तो डिवीजन 3 के अकॉर्डिंग हमारी कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट बनती है, तो उसमें अब पता चल रहा है कि क्यों वो लोग पहली चीज तो पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन मांगते हैं और क्यों अब MSME और नॉन MSME वाइज क्लासिफिकेशन मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने अब MSME का फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया कि तुम बता दो भाई एज पर MSME एक्ट किसकी तुम पेमेंट होल्ड करके रख रहे हो, ताकि कल को ये लोग केस करें तो हमारे पास प्रूफ रहेगा कि भाई तुमने एक्चुअली में पेमेंट नहीं करी। तो यहाँ पे MCA को क्या चाहिए, डिस्क्लोजर चाहिए आपसे। और जैसे मैम ने बताया कंपनीज एक्ट में एक रेजिडुअरी सेक्शन है कि भाई जहाँ कहीं पे भी पेनल्टी अगर डिफाइन नहीं है एक्ट में, तो एक शगुन की पेनल्टी है 25,000 फॉर एवरी डायरेक्टर एंड 50,000 ऑन दी कंपनी। और जहां जहां पे अगर हाँ यहाँ पे एक रिलीफ कह लो, एक रिलीफ क्लॉज भी है कि अगर आपकी वही पेनल्टी कोई 1% कंपनी या फिर स्मॉल कंपनी पे लगे तो वो पेनल्टी हाफ भी हो जाएगी, तो वो उधर रिलीफ भी दिया बट उधर स्क्रूटिनाइज लोग भी वो प्रॉपरली कर रहे हैं। तो वहां पे MCA डिस्क्लोजर्स के पर्सपेक्टिव से आपको बस आखिरी में रखना ऑडिट में ध्यान कि ये चीजें क्या मैंने
ले लिए। तो आई थिंक बी के हिसाब से और कुछ करना है तुम बता सकते हम हो? नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू Next class में करेंगे करेंगे। ऑडिट का ही, हम्म। तो नेक्स्ट क्लास में भी कन्वर्ट करेंगे। थैंक ये यू। ब्रेक्स